बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। मौसम बड़ा प्यारा है और आज रोज़ा भी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 5 जजेस साहिबान की जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। अब खबर ये आई है कि उन 5 जजेस साहिबान की दरख्वास्त पर नंबर लग चुका है, यानी उनकी दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद नहीं किए गए। ये बड़ी अहम पेश रफ्तार डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आइनी बेंच में भी तोसी की जा रही है। 13 जजेस अब आइनी बेंच में बैठेंगे। इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि साबिक चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज़ ईसा, जो कि इस सदी के बड़े एक अजीम जज रहे हैं, अब हालत ये आन पहुंची है कि उन्हीं की अदलिया के कुछ जजेस साहिबान जो हैं उनका तमस्खुर उड़ाने लगे हैं, उनके फैसलों का मजाक उड़ाने लगे हैं। इन तमाम तर बातों पर, इन तमाम तर खबरों पर आज हम यहाँ पर बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर साहब। और आप देख सकते हैं कि माइक एक नहीं बल्कि 3 हैं और रोज़े की हालत में फैसला ये हुआ है मुतफ़िका तौर पर कि एक ही व्लॉग किया जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, मतीउल्लाह जान साहब। सबसे पहले तो मतीउल्लाह जान साहब, हमने देखा है कि अभी रिसेंटली 5 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी उस आप कह सकते हैं सीनियरिटी लिस्ट के अगेंस्ट, जो सरफराज डोगर साहब के आने के बाद आई, और कहा यह जा रहा था कि बज़ाहिर ये दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगी, मगर अब नंबर लग चुका है। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। आप इसको कैसे देखते हैं और किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस की बड़ी कामयाबी है कि उनकी आइनी दरख्वास्त पे नंबर लग गए। मौजूदा दौर में ये बहुत बड़ी कामयाबी मतलब कि वो आप लाइन में लग गए हैं इंसाफ लेने के लिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि यहाँ पे तो बड़े बड़े साइलिन जो है बेचारे नंबर के इंतज़ार में गुजर भी जाते हैं और उनका नंबर नहीं आता, उनकी बारी नहीं आती। तो ये एक अच्छा शुगन है, अच्छी इब्तदा है कि कम से कम रमज़ान के मुबारक महीने में जो है वो अब उन जजेस के जो आइनी दरख्वास्त हैं उनकी समाअत होगी। अब दूसरा मरहला ये है कि देखना ये है कि अब कौन से बेंच के सामने ये दरख्वास्त जाएगी। देखें, बज़ाहिर तो ये आइनी दरख्वास्त है और आइनी बेंच के सामने जानी चाहिए और जाएगी भी आइनी बेंच के सामने, जैसा कि 26वीं आइनी तरमीम में फरमाया गया है। तो अब ये आइनी बेंच की तादाद भी 13 हो गई है। तो अब 5 जजेस हाई कोर्ट का जो केस है, क्या वो 13 जजेस पर मुश्तमिल आइनी बेंच सुनेगा या 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा? देखें, 13 तो नहीं हो सकते ना, आमिर फारूक साहब भी हैं। हाँ, तो आमिर फारूक साहब का ही तो फैसला यहाँ पर इनडायरेक्टली चैलेंज हुआ है ना। तो 12 हो जाएंगे। सवाल ये है ना कि 12 हो जाएंगे। हो सकता है आमिर फारूक साहब कहेंगे मैं तो इसमें कोई फरीक नहीं हूँ, मैंने कोई वो नहीं, हालांकि उन्होंने ही नोटिफिकेशन जारी किया था सीनियरिटी का। फैसला भी वही देकर आए हैं। हाँ, वही देकर आए हैं। ट्रांसफर भी उन्होंने किए हैं फुल फ्लैज, मतलब बिल्कुल आखिरी 15 दिनों में पूरा हुलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने तब्दील बदल दिया और बड़ी एक साल का गुस्सा उन्होंने निकाला है आखिरी 10 दिनों में। तो मेरे ख्याल में आमिर फारूक साहब जो है वो तो इस बेंच में ना भी हुए, तो सवाल फिर भी रहेगा कि कौन से वाला बेंच सुनेगा, 7 रुकनी सुनेगा या 12 रुकनी सुनेगा या कितने जजेस होंगे। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, लेकिन अभी भी नंबर लगा है। वो जो कहते हैं ना कि यार आप लाइन में तो लग गए हैं ना, लाइन में लग गए हैं, इंतज़ार करें। आप डिपेंड करता है कि अगर ये इस साल का 22वां नंबर है तो पहले 20 केसेस जो है क्या उस तरतीब से सुने जाएंगे, क्योंकि ये भी कहा गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ही जो तरमीम शुदा था कि हत्तल वसा कोशिश ये की जाएगी कि जो पहले आओ पहले पाओ। तो जजेस अगर लेट आए तो उनको लेट इंसाफ मिलेगा। और क्योंकि मेरे ख्याल में अब अगर ये आइनी बेंच जल्दी इस पर बैठ जाता है रमज़ान के महीने में, तो फिर ये देखना होगा कि इमीडिएट रिलीफ क्या होगी, क्योंकि एक इमीडिएट रिलीफ भी मांगी गई है उसमें कि भाई ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था चीफ जस्टिस आमिर फारूक की तरफ से, वो उसको मुअत्तल किया जाए। उसकी वजह यह है कि उसी की बुनियाद पे जो है वो बेंचेस बनने, और सीनियर जज जो है आपको पता है वो सेंटर में बैठता है, बेंच की सरबराही करता है। तो अभी तक जस्टिस डोगर ने कोई ऐसा बेंच नहीं बनाया मेरे ख्याल में कि जिसमें कोई
उनके साथ जो बेंच साकिब बता सकते हैं कोई ऐसा जज बैठा है जिसकी जो ट्रांसफ़र हुआ हो, या उसके अलावा पुराने जजों में से तो कोई नहीं बैठा होगा? नहीं, वो डिवीजन बेंच जो उनका है वो उसमें जस्टिस आसिफ हैं जो ट्रांसफर हाँ, होके आए तो वो भी ट्रांसफर ही हैं। जो पुराने जजेस हैं उनमें से कोई भी जज जो है उनके साथ बेंच में जो है वो नहीं बैठा कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाए कि ये मामला जो है वो किस तरफ जाएगा। जो आपने बात की कि ये कब तक केस सुना जा सकता है, मेरा ख्याल में कायम मकाम चीफ जस्टिस काम कर रहे हैं, उनके हवाले से जो कानूनी या आइनी सवालात तो मौजूद हैं, तो उनको एड्रेस तो होना चाहिए। चाहे जाए कि आप जो है वो कहें कि ठीक है 1 माह गुजर गया है तो 1 माह और गुजर जाए तो कोई, क्योंकि 1 फरवरी को ये हुआ था नोटिफिकेशन, तो आज जो है वो 3 मार्च हो चुकी है, तो 1 माह गुजर गया है। तो अगर इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो ये हो सकता है रमज़ान भी गुजार दें और फिर हमें पता चले कि कोई कानून साजी हो जाए, हुकूमत को कानून साजी कर दे जी, ये तो रस्ता ही मतलब बन जाए कि आपकी जो तैनाती है उसमें जो सीनियरिटी है वो आपकी प्रीवियस जहाँ जब आपने अलफ लिया जब आपकी तैनाती हुई वहाँ से ही कंसिडर होगी, काउंट होगी सीनियरिटी जो है। तो इस किस्म की अगर लेजिस्लेशन आ जाए तो वो अलग से सवालात खड़े हो जाएँ। तो मेरा ये ख्याल है कि आइनी बेंच को वैसे इस केस को जल्द सुनना चाहिए और रमज़ान में सुनना चाहिए और उसको एड्रेस करना चाहिए। ये बड़े अहम, और एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह आपने कहा लाइन में लग गए हैं, ये एक तासुर भी बड़ा अजीब है कि वहाँ पे वो साइलिन को इंसाफ दे रहे हैं तो वो साइलिन जब उनके सामने खड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो खुद साइलिन की लिस्ट में आ गए हैं, लाइन में लग गए हैं। बल्कि वो बड़ा एक लतीफ़ा सा कि जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ के जो जजेस हैं उनकी कोई इसी किस्म की सीनियरिटी के मामलात, कोई बहुत सारे ना जो ट्राइब्यूनल बना हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो इन्हीं जो जजेस यहाँ पे साइल बन के आए हैं वो वहाँ पे ट्राइब्यूनल में हैं और जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसकी सीनियरिटी को देख रहे हैं, उनके हवाले से जो पिटीशंस हैं उनको देख रहे हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। अच्छा, अब वो एक मुझे कोई किसी ने कहा कि अब जो है वो जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस या जो उस बेंच में हैं ट्राइब्यूनल में, उनको समझ आई होगी कि सीनियरिटी का मसला अगर आ जाए तो उस जज पे क्या गुजरती है। बिल्कुल यही बात है। दूसरी बात ये है कि देखें नंबर भी लग जाए, केस भी लग जाएगा, लेकिन देखिए नंबर तो इन्हीं मज़द जजेस जो 5 जजेस हैं इनके पहले भी एक दरख्वास्त को नंबर लगा हुआ है। उस पर न सिर्फ ये कि नंबर लगा है बल्कि उसकी समातें भी हुई हैं। वो जो सो मोटो था उन्होंने ख़त लिखा था एक, आपको याद है काजी फाइसा के दौर में, तो नंबर लग जाना भी इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है। वो आज उस ख़त का कोई जिक्र भी नहीं करता, वो ख़त भी कहीं डस्टबिन में लगता है फेंक दिया गया है। जुडिशल काउंसिल में कभी उसको टेकअप कर लिया जाता है, कभी उसको जो है वो फुल कोर्ट के सामने, दोनों तरफ मैटर पेंडिंग है ना, अभी तक डिसाइड नहीं हो रहा ना उसकी हियरिंग हो रही है। उस खत की बात कर रहे हैं, उस खत में जिस जज साहब को, मुअज़्ज़ज़ जज साहब को, जस्टिस आमिर फारूक साहब को आखिरी वोट चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने दिया है जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं, उस खत में तो उनके खिलाफ पूरी चार्जशीट है। उस खत की बुनियाद पर उनके कंप्लेंट फाइल हुई यहाँ पे, मतलब बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो पूरी चार्जशीट है, मतलब बाकायदा जुडिशल हिस्ट्री में, मतलब इतनी बड़ी चार्जशीट नहीं हो सकती। इसके बावजूद आप लेकर आए खत कहाँ हमें नजर आएगा? चार्जशीट तो ये भी है जो ये दरख्वास्त है, ये भी बेसिकली आमिर फारूक साहब के खिलाफ ही चार्जशीट है। एक और चीज़ बड़ी अब हम सुन रहे हैं, अभी हमारी एक सीनियर वकील साहब भी मौजूद थे, उनसे बात हो रही थी। सीनियरिटी का मसला तो अपनी जगह पर कायम है और ये मसला बज़ाहिर इतना जल्दी हल होता नज़र नहीं आ रहा। अब हुकूमत सुनने में आ रहा है कुछ 27वीं तरमीम भी लाने जा रही है, ये क्या चक्कर है सर? अब हुकूमत जो है अपने एक गलत को सही करने के लिए एक और गलत करेगी, क्या हो रहा क्या है? देखिए मुझे तो लग रहा है कि ये आइनी तरमीम भी उस तरह की जा रही है जिस तरह का किसी ज़माने में जनरल बाजवा के नोटिफिकेशन तैयार होते थे। पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत, पता नहीं 3 या 4 दफ़ा तो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन, वो भी सुप्रीम कोर्ट में बैठ के, फिर वो कहा गया कि जनरल बाजवा खुद बैठ के लिखवाते थे, फिर भी सही नहीं बनता था। तो ये आइनी तरमीम में भी अब तो नोटिफिकेशन वाली औकात ही होगी हमारे आइन की भी, पार्लियामेंट की भी, हुकूमत की भी, कि वो आइनी तरमीम भी ऐसे ड्राफ्टिंग होती है। अब मालूम नहीं है कहाँ पे होती है कि इनको फिर मज़ीद तरमीम की ज़रूरत। अच्छा, मज़े की बात है, वकला के नाम भी आते हैं कि फ़लाँ वकला वकील साहब हैं जी, साकिब साहब, उन्होंने ये ड्राफ्ट किए। जब उनसे बात होती है वो कहते हैं भाई मैंने नहीं की। कोई ऑन भी नहीं करता। अच्छा, ये सबसे बड़ा सबूत इस बात का है कि ये जो कह रहे हैं 27वीं तरमीम आ सकती है, कि 26वीं आइनी तरमीम में वो लोग तस्लीम करते हैं कि बड़े नकाइश हैं और उसमें बड़ा इबहम है, और इसीलिए 26वीं आइनी तरमीम की समात के अंदर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी या जस्टिस अमीनुद्दीन खान या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल या जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर,
ये जितनी भी ताख़ीर कर रहे हैं, इससे तासुर यही मिलता है कि ये मुअज़्ज़ज़ जजेस भी एआनतकारी कर रहे हैं हुकूमत की कि एक 27वीं तरमीम भी लेकर आ जाए, क्योंकि जब 27वीं तरमीम आ गई तो ये 26वीं यानी तरमीम की दरख्वास्तें भी किसी हद तक गैर मौसर हो सकती हैं, इन्फेक्शस हो सकती हैं। तो इन जजेस को ये 26वीं यानी तरमीम के ऊपर जो जल्द समाअत नहीं, पहले लगी नहीं, फिर उसके बाद अब समाअत नहीं हो रही, तो इससे तो यही तासर मिलता है कि ये जजेस जो है एआनतकारी कर रहे हैं हुकूमत की कि वो पार्लियामेंट में 27वीं यानी तरमीम भी लेकर आ जाएँ। और इससे बड़ी क्या सबूत होगा कि अगर 27वीं यानी तरमीम लाई जाती है कि 26वीं यानी तरमीम में वाकई इबहाम है, वाकई नकाइस है, और इससे वाकई अदलिया की आज़ादी जो है मुतासर हो रही है। सो मच सो कि ये जो जुडिशल कमीशन बनाया गया था 26वीं यानी तरमीम का, और इसको कुल्ली इख्तियार दिया गया था कि भाई वोट की ताकत से, अक्सरियत की ताकत से आप किसी भी वकील को जज बना सकते हैं और हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं, उसके क्रेडेंशियल हों या ना हो, ठीक है, वोट की ताकत से, और अक्सरियत हुकूमत की है। मगर इसके बावजूद भी हमने देखा कि आर्टिकल 200 का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए हुकूमत ने जुडिशल कमीशन को बिल्कुल गैर मौसर कर दिया। इतनी बड़ी तादाद में तबादले हुए जो पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नहीं हुए, और हाई कोर्टों में हुए, और फिर सीनियरिटी भी चेंज कर दी गई। तो इस हवाले से ये साबित हो रहा है कि 27वीं यानी तरमीम की अगर ज़रूरत है तो इसमें कोताही, उसमें नालायकी जो है वो हमारे वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और माशाल्लाह से काजी फायजीसा साहब की भी हो सकती है, जो जाते जाते भी अपनी रिटायरमेंट के रोज़ जो है 26वीं यानी तरमीम की एक माहौलियात से मुतल्लिक़ शेख को जो है ना वो इंडोर्स कर गए थे कि बड़ी अच्छी तरमीम हुई है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूं कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो 27वीं यानी तरमीम का सोच रही है, या यहाँ से आनतकारी हो रही है, या जो ट्रांसफ़र हुए वो बहुत ही गैर मामूली मामला थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है वो अब उन लोगों का नाम ज़रूर लेना चाहिए जो एआनतकार हैं, वो बेनिफिशरी भी हैं। अब ट्रांसफ़र जजेस में क्या ये हकीकत नहीं है कि 3 हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस 4 और चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी 5 लोगों ने कंसल्टेशन नहीं दी? क्या उन एक हाई कोर्ट में 3 जज आ रहे थे तो उसने कहा लाएँ जी, जो भेज रहे थे उन्होंने कहा बिल्कुल हम एग्री करते हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं उन साहब ने कहा कि बिल्कुल लाएँ जी। तो मेरा ख्याल में एआनतकारी बड़ी क्लियर कट जो है वो नज़र आ रही है हमें। फिर आप देखें जुडिशल कमीशन में जो जब बात होती है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट को आईनी बेंच डिक्लेयर कर दें, मतलब एक दफ़ा कर दें कि 26वीं यानी तरमीम जो सुननी है, तो वहाँ पे मुखालफत अगर हुकूमत करती है या अटॉर्नी जनरल या कोई और करता है, तो क्या चीफ जैसे याह्या अफरीदी अपने जजेस के साथ खड़े हुए? नहीं। क्या जैसे जमाल खान मंदोखेल या जैसे ज़मीनुद्दीन खान, जो मैं ये समझता हूँ कि अब मामला अदलिया के अंदर है, अदलिया के अंदर भी ये सोच नहीं है कि ये जो 26वीं यानी तरमीम जो एक मखसूस सेक्शन जो इस सारे इसका बेनिफिशरी है, इस 26वीं तरमीम का जितनी कानून साजी हुई है, वो भी ये कह रहा है कि बात ठीक है नौकरी करें। उनको भी ये एहसास नहीं है कि कहीं अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ हो रही है, हालांकि हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अब तो इस तरह नज़र आ रहा है निचली जुडिशरी से लेकर टॉप तक कि आपने फैसला करना है, उस फैसले की बुनियाद पर आपको प्रमोशन होगी। फैसला अगर हक में होगा हुकूमत के तो प्रमोशन मिलेगी, अगर हुकूमत की मर्जी मंशा के मुताबिक होगा प्रमोशन मिलेगी, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, ये क्राइटेरिया बन रहा है, बड़ा खौफनाक है ये आज़ाद आपने बात दुरुस्त की है। अदलिया के अंदर से जो काम हो रहा है, देखें अब कुछ जज हैं या कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने अपने एक पाइया गोश्त के लिए पूरे अदलिया की आज़ादी के बकरे को जो है ज़बह कर दिया, बकरा नहीं सांड गिरा। अब सर यहाँ पर एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं। अच्छा, मैं साकिब की बात में एक चीज़ ऐड करना चाहता था। पिछले दिनों जो जुडिशल कमीशन के 9 मुंतखब रुकन हैं, एहसन भून एडवोकेट जी, तो वो कमीशन का उन्होंने पहली बार इजलास अटेंड किया, और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट में जो आइनी बेंच में जजेस को शामिल किया गया, तो वो एक आइनी बेंच में ही आए थे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप आइनी बेंच में तशरीफ़ लाएँ बतौर रुकन जुडिशल कमीशन, तो क्या आप जो है इस आइनी बेंच के जजों की कारकर्दगी पर भी नज़र रखेंगे? क्योंकि अब तो जुडिशल कमीशन को अख्तियार हो गया है आइनी बेंच के, बज़ाहिर तो वो हाई कोर्ट के जजों के लिए है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है उसमें क्लैरिफाई नहीं किया गया कि आइनी बेंच जो है कोई भी जज उसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, उसके खिलाफ 209 का रेफरल भी दायर किया जा सकता है। तो बहरहाल इसका उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, उन्होंने कहा नहीं मैं तो एक केस के अंदर आया था। मगर ये सवाल रहेगा कि इतना अहम जो एक वोट से जब एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है या सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है कोई भी जज जो है, तो फिर वो जुडिशल कमीशन का रुकन जो है उस पर तो मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस पे भी पाबंदी होनी चाहिए।
वो कैसे जो है जो जजों को अपने हाथ से अपनी वोट से हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्टों में लगाता है जो एक जुडिशल कमीशन का रुकन, उसको प्रैक्टिस की इजाज़त कैसे हो सकती है। और मेरे ख्याल में, और ये प्रैक्टिस की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ चंद ही वकील होंगे, एक बंदा होगा, या अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आता है तो उसमें भी पाबंदी लगनी चाहिए अगर वो वकील है तो। 2 या 3 वकील हैं जुडिशल कमीशन के जो इस वक्त अमली तौर पे और तकनीकी एतबार से सिर्फ एक बार कौंसिल का मेंबर होता है, या फिर जो सूबाई हाई कोर्टों में तैनाती के लिए बार कौंसिल के नुमाइंदे होते हैं नामजद, उन पे प्रैक्टिस पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। ये इतनी आसान बात नहीं है कि, और मुझे तो बल्कि पेशावर हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज मिले, मुझे एक शादी पे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका ये कहना था कि जैसा सेनेट के लिए वोटों की करोड़ों रुपयों की ख़रीदारी होती है और हाउस ट्रेडिंग होती है, अब तो ये काम जुडिशल कमीशन के अंदर भी शुरू हो जाएगा जिस तरीके से, क्योंकि देखें एक एक वोट जहाँ पे आपकी कीमती है, और पाकिस्तान में हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, एक तो पहले ही उनकी तनख्वाहें माशाल्लाह इतनी हैवी हो गई है, 28-28 लाख रुपए माहाना, ऊपर से जो केसेस डिसाइड करते हैं, तो क्या जो बंदा अपनी वोट के लिए लॉबिंग करेगा, जुडिशल कमीशन के मेंबरान के पीछे भागेगा, दरख्वास्तें देगा, फॉर्म फिल करेगा, तो क्या वो पैसे नहीं लगाएगा फिर अपनी इस नौकरी के लिए? मतलब जब आप कहते हैं ना चोरी कख दी हुए लाख दिए हुए, एक दफ़ा आपने चोरी कर ली फिर आपका खौफ तो उतर गया, फिर तो आप हर वो काम करेंगे कि जिसके बुनियाद पे आपको जज लगाया जा सके। तो ये बड़ा ही एक अजीब सिचुएशन होगी, और मेरे ख्याल में जुडिशल कमीशन को इस हवाले से कुछ अपना ज़ाब्ता अखलाक भी बनाना होगा। कोड ऑफ कंडक्ट जिस तरह जजेस का है, क्योंकि जजेस एक आईनी फोरम है, उसका ज़ाब्ता अखलाक है, इसी तरह जो है जुडिशल कमीशन अगर बन ही गया है, जो कि मेरे ख्याल में इसको रिवर्स होना चाहिए, लेकिन अगर बन ही गया है तो कम से कम इसका कोई ना कोई ज़ाब्ता अखलाक मेंबरान के वाले से ज़रूर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे कि जो जुडिशल कमीशन का रुकन है वो किसी भी उम्मीदवार के साथ राब्ते में नहीं होगा, उसका कोई कमर्शियल या शेयरिंग नहीं होगी, कोई बिज़नेस पार्टनरशिप नहीं होगी, कोई उसका रिश्तेदारी नहीं होगी। क्या ये ज़ाब्ता अखलाक में चीज़ें नहीं होनी चाहिए? क्या अपने भांजे, भतीजे, बेटे, बाप, चाचे, मामे को आप जो है अगर खुद नॉमिनेट नहीं कर रहे तो दूसरे को नॉमिनेट कर रहे हैं? क्या ये ज़ाब्ता अखलाक में नहीं होना चाहिए कि जिसको भी नॉमिनेट कोई मेंबर कर रहा है उस शख्स का जितने भी रिश्तेदार हैं जुडिशरी में, उन सारों को डिक्लेयर करना चाहिए उसे कि मेरा फ़लाँ जज जो है फ़लाँ कोर्ट में रिश्तेदार है, फ़लाँ आइनी अहदेदार है, फ़लाँ पॉलिटिशियन है, फ़लाँ गवर्नमेंट का मिनिस्टर है। ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी चाहिए। और क्या उनके बच्चे और भांजे भतीजे भी जो है वकील हैं कि नहीं? तो इस तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म जो है मैं समझता हूँ ज़रूर लाना चाहिए ज़ाब्ता अखलाक की शक्ल में। अच्छा, इसमें इससे पहले कि वीडियो हम कंक्लूड करें, एक चीज़ छतरी है। अच्छा, ये देखें साकिब बशीर साहब की क्रिएटिविटी हम एंजॉय कर रहे हैं। क्या हो गया? चलें जी 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 जी, बस ज़रा देखिएगा हमारे कैमरे न उड़ा। नहीं ये बटन है नीचे, ये बटन है, ये क्या बात जी। अब हम नेड़े हो जाओ जरा। अच्छा, अब एक और थोड़ा पीछे ही रहे। एक और खबर जो हमने डिस्कस करनी है, मोबाइल पे इतना मसला नहीं होगा शायद। अच्छा, एक और जो हमने खबर डिस्कस करना है वो है, सर हम इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ ही एक मोनूमेंट है जो जनाब काजी फायज ईसा साहब जाते जाते एक तोहफा हमें देकर गए हैं। और इस मोनूमेंट के ऊपर क्या कॉस्ट आई है, इस मोनूमेंट के ऊपर कितने अखराजात जो आम टैक्स पेयर है उसकी जेब से गए हैं, पैसे गए हैं, ये चेक करने वाली बात है। और इसमें हमने देखा है जी कि साबिक चीफ जस्टिस थे गुलजार अहमद साहब, उनके दामाद हैं और बड़े नामवर वकील हैं अबू ज़र सलमान न्याजी साहब। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में एक दरख्वास्त दायर की। उन्हें कहा कि भाई हमें बताया जाए इस पर कितना एक्सपेंडिचर आया है। उस पर साकिब बशीर साहब आप बताइएगा क्या अब तक पेश रफ्त हुई है? और आज मामला सुना है लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचा जहां पर जज साहब ने उल्टा काजी साहब को आड़े हाथों ले लिए। एक तो जो अबू ज़र सलमान खान न्याजी है, उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 1 या 2 दरख्वास्तें उन्होंने दी। उन्होंने रिक्वेस्ट की उनसे कि हमें जो वो मालूमात दी जाए कि इस मोनूमेंट पर जो है वो कितना ख़र्चा आया है और कितनी लागत आई है। लेकिन ये है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसी कोई मालूमात जो है वो फ्राहम नहीं की गई। मेरे ख्याल में 1-1.5 महीना हो गया था उनको यहाँ पे इनको दरख्वास्त दिए हुए। अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से यकीनी तौर पर रजिस्ट्रार ने पूछा होगा कि यह मालूमात देनी है या नहीं देनी। अगर उन्होंने नहीं दी तो उनकी मर्ज़ी से नहीं दी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इतने बड़े
वाले मामले पर जो है वो चीफ जस्टिस को रजिस्ट्रार ने ना बताया हो। अब मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुका है और लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी गैर मामूली समाअत हुई है आज, और वहाँ पे जो जज हैं शम्स महमूद मिर्जा, उनकी जानिब से रिमार्क्स भी जो है वो सामने आए हैं। अब उसमें रजिस्ट्रार जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं उन्होंने एतराज़ ये लगाया है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पटिशन फाइल नहीं हो सकती। अब उसमें वो उन एतराज़ात को सस्टेन रखते हैं, अगर तो उनको ICA में जाना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। लेकिन जो जज साहब के रिमार्क्स थे वो बड़े गैर मामूली जो हमें पता चले हैं, और अगरचे उन्होंने जिस तनाजुर में भी जी कहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कि वो बड़े, उन्होंने कहा कि जब उनको हवाला दिया गया कि काजी फाइज ईसा जब यहाँ पे एक केस आया था, उन मालूमात मांगी गई थी, उसमें उस मामले में ये हुआ था कि यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनकी को मालूमात थी, तो वो मालूमात दे भी दी गई थी और फैसला भी आया था। उस फैसले का जब हवाला दिया गया तो जज साहब ने ये कहा कि वो बड़े मुअज़्ज़ज़ जज हैं, मैं उनकी जो जजमेंट है वो नहीं मानता। अब उस किस लहजे में बहुत बड़े जज थे, बहुत बड़े और मुअज़्ज़ज़ जो है, तो बड़े वो थे बड़े। तो अब वो उन्होंने इसकी अब देखना ये है कि अगर सस्टेन रखते हैं तो फिर इनको या तो सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा, यहाँ पर इंटर कोर्ट अपील दायर करनी पड़ेगी हाई कोर्ट में ही। हाँ, इंटर कोर्ट अपील ही मोस्ट प्रोबेबली वही रास्ता है। लेकिन आप क्या देखते हैं कि अपने ही साबिक चीफ जस्टिस के फैसले को अगर अदलिया इस तरह गैर मौसर करने लग जाए या उनको तमस्खर उड़ाने लग जाए, तो ये एक लम्हा फिक्रिया नहीं है हमारे लिए? देखिए, ये तमस्खर उड़ाने की बात नहीं है। ये सच्ची बात तो ये है कि जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, उन्होंने अपने इल्वदाई आखिरी दिन, आपको याद होगा जब यहाँ लंच के ऊपर ये जो तकरीब थी इस इंसानी हकूक़ की कब्रिस्तान का जब इफ्तिताह था, तो उन्होंने खुद ये एतराफ़ किया था, बल्कि इंकशाफ भी किया था। उन्होंने ये कहा था कि जो उनका ज़ाती ठेकेदार है जो घर का, तो वो ज़ाती ठेकेदार, उसकी मदद से उन्होंने ये सारा आर्किटेक्ट, बल्कि आर्किटेक्ट की बात की थी शायद, कि उन्होंने अपने घर का जो तामीर कर रहे हैं उसमें भी एक कंपनी थी, उनसे अपने घर का भी काम करवाया और ये सुप्रीम कोर्ट के इस मॉन्यूमेंट का भी काम करवाया। और ये कहा कि उन्होंने इसके कोई पैसे नहीं लिए। बज़ाहिर जो मैं समझाऊँ, मुझे आप दुरुस्त कर सकते हैं कि बज़ाहिर उन्होंने ये कहा था कि आर्किटेक्ट ने पैसे नहीं लिए। पता चला शायद उनके घर में भी यही आर्किटेक्ट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पैसे ना लेना, क्या रियासत जो है या सुप्रीम कोर्ट या कोई पूरी दुनिया का कोई काजी अपने सरकार के किसी काम के लिए किसी से मुफ्त काम करवा सकता है? और अगर उसने पैसे नहीं लिए तो सवाल उठता है कि क्या वो काजी के खौफ की वजह से नहीं लिए, रियासत के दबाव की वजह से नहीं लिए, या रियासत से कोई बड़ा ठेका लेने की लालच की वजह से नहीं लिए? वतनी के जज्बे से सरशार होकर ये कोई हुबलवतनी नहीं है। काजी साहब का प्रॉब्लम ये था कि उनको भी ये फ़र्क समझ नहीं आता था कि लोग जब सुप्रीम कोर्ट या काजी फाइज ईसा के लिए मुफ्त काम करते हैं तो ये कोई एहसान नहीं करते, ये कोई रियासत के साथ ऊपर एहसान नहीं करते, ये बल्कि वो एहसान चढ़ा रहे होते हैं रियासत के ऊपर। और इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी एक काजी के लिए और चीफ जस्टिस के लिए कि कोई पढ़ा लिखा आदमी उससे कहे कि ये मैं काम आपका मुफ्त कर दूंगा, और ख़ास तौर पे जब वो पैसे काजी फाइज ईसा ने नहीं देने, वो रियासत ने देने हैं। इसकी वजह ये है कि काजी फाइज ईसा के जहन के किसी गोशे में ये एक ज़मीन उनको ज़रूर जोड़ता था कि ये जो वो 12 करोड़ रुपया यहाँ पे लगा रहे हैं इन संगे मरमर की इन दीवारों पे, और यहाँ पे आईनी हकूक़ के अल्फाज कंधा करवा रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है और ये अवाम का पैसा है। तो उन्होंने एक काम आर्किटेक्चर से मुफ्त करवा के तो अपने तौर पे उस गिल्ट को धोने की कोशिश की। अगर ये सही होता तो फिर उन्हें मुफ्त करवाने की क्या ज़रूरत थी? तो ये एक तो वो गिल्ट था, वो ज़मीर की खलस थी और उन्हें पता था कि ये करप्ट प्रैक्टिस है, और दूसरा उसी आर्किटेक्ट से, उसी ठेकेदार से आप अपने ज़ाती काम भी करवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो काजी फाइज ईसा को इस मॉन्यूमेंट के हवाले से 19A के तहत जिस तरह यहाँ पे इंसानी हकूक़ लिखवाए हैं, उसी तरह काजी फाइज ईसा को 19A के तहत इसी एक दीवार के ऊपर वो तमाम खर्चा भी लिखवा देना चाहिए था कि टाइलों पे कितना खर्चा आया, मज़दूरों को कितना पैसा दिए गए, ठीक है, और फिर ये जो आर्किटेक्ट है इसने कितने पैसे लिए, ये भी किसी एक समगे मरमर की किसी दीवार पे ये सारे हिसाब किताब अगर लिख देते, जहाँ पे आपने उस ठेकेदार कंपनी की याद में एक सिल्वर की जो है वो प्लेट लगा दी है और आखिर में अपना नाम लिख दिया है, तो वहाँ पे अखराजात भी लिख देते।
तो ये वही काजी फैसल है जो साकिब बशीर बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया हुआ है कि जो इंफॉर्मेशन एक्ट है, जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट उसके तहत नहीं आती मगर आइन के आर्टिकल 19A के तहत आती है। तो फिर काजी फैसल ने जहाँ पे ये 19A का लफ्ज़ लिखवाया हुआ है, मालूमात तक रसाई का हक, आपको पता है वो भी इस दीवार पे ऊपर लिखवाया हुआ है, और उसके ऊपर अगर ये हिसाब किताब लगाएं तो मेरे ख्याल में नहीं, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना, 19A का जो लफ्ज़ लिखाया हुआ है ये संगमरमर की सफ़ेद दीवार पे, उस पे 5-6 लाख रुपया तो उस दीवार पे आया होगा ना, कम से कम। ये कम से कम है 20 लाख रुपया। वो 19A तो लिखवा दिया, लेकिन ये नहीं बताया, इतना उनको उनके ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि ये बताते जाते जाते कि इस सारे संगमरमर की दीवारों पे जो है खर्चा कितना आया, और ये क्या इसके लिए कोई ओपन टेंडर मांगे गए थे, कोई बोली हुई थी, आपने अपने ज़ाती घर के ठेकेदार को जो है ये ठेका क्यों दिया, तो ये भी लिखवा देते। तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ किसी काजी की मुनाफकत नहीं हो सकती कि दीवारों पे इंसानी हकूक़ और आइनी शिक्के तो कंधा करवा देता है, लेकिन जो दीवारें जिस आवाम के पैसे से बनवाई हैं उन दीवारों का हिसाब किताब जो है वो जाते हुए भी नहीं बताता। और अब उससे बड़ी मुनाफकत क्या है कि अभी भी काजी फाइल साहब बेशक वो चले गए, लेकिन उनको चाहिए कि जिस तरह वो बतौर चीफ जस्टिस अपने फैसलों की वजाहतों के लिए प्रेस रिलीज़ जारी करते थे, तो काजी फाइल साहब को बगैर किसी अदालत के फैसले का इंतज़ार किए हुए घर में बैठे जो है एक प्रेस रिलीज़ जारी करनी चाहिए और बताएं कि आवाम का 12 करोड़ रुपया जो है वो किस हिसाब से खर्च हुआ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, आपने सुना मतीउल्लाह जान साहब को, और काजी साहब का नाम आता है तो मतीउल्लाह जान साहब अपने जज्बात पर काबू भी नहीं रख पाते। बहरहाल मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जज्बात रहे। बहरहाल आज के इस व्लॉग से इतना ही। अब बारिश ने थोड़ा सा हमारा माहौल ख़राब किया है। साकिब बशीर साहब का, मतीउल्लाह जान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अब अगले वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।